Hello everyone, and again welcome to this chemistry class. And now we take next topic of chemical kinetics, that is the collision theory of chemical reactions. क्योंकि जो भी हम केमिकल रिएक्शन सपोज करते हैं तो उनके बीच में हम आपस में कोलिजन सपोज करते हैं। जैसे आपको पिछले टॉपिक के अंदर हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में या मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में बात की थी हमने जो है, तो उसमें यही कहा था मोलिकुलरिटी के अंदर द नंबर ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल्स जो है जो रिएक्शन के अंदर उनको हमने उसकी मोलिकुलरिटी कहा था। तो उसी के बेस के ऊपर हम मान के चलते हैं कोलिजन थ्योरी एंड कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। And according to this theory, that is the reacting species when collide with each other, कि जो रिएक्शन जिनके बीच में हो रही है जब वो आपस में आके एक दूसरे से टकराएंगे तो उस टाइम पे जो है देन ए केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस, कि जब आपस में एक दूसरे से टकराएंगे आके तभी एक केमिकल रिएक्शन होगी ना, ठीक है। एंड इसको तो हम कहते हैं कोलिजन थ्योरी। The reacting species when collide with each other to then a chemical reaction taking place. The number of collision taking place per second, number of collision taking place per second is called the collision frequency. कि एक सेकंड के अंदर कितनी बार आपस में वो आके टकरा रहे हैं, that is called the collision frequency. तो इसको हम कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो इट मींस जब कोई रिएक्शन हो रही होगी तो उस टाइम पे हमें ये लगेगा कि आपस में रिएक्टेंट्स आपस में कोलाइड कर जा रहे हैं बार 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 बार। सो कोलिजन एंड इट इज नोटेड बाय जेड। कोलिजन फ्रीक्वेंसी को हम जेड से मेंशन करते हैं एज कोलिजन आर टेकिंग प्लेस वेरी फास्ट रेट, कि आपस में तेजी से आके स्ट्राइक कर रहे हैं तो हमें ये लगता है कि रिएक्शन काफी फास्ट हो रही होगी। बट क्या ये एक्चुअल में पॉसिबल है? दैट इज सो इट इज सपोज दैट द कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज हाई। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी हाई जो दैट मीन रेट फास्ट होना चाहिए रिएक्शन का, बट इट डजंट हैपन। But there are many reactions which are very slow or may not proceed under ordinary conditions। क्या हम सिंपल मान के चले उस कंडीशन के अंदर कई रिएक्शन ऐसी होती हैं जो बिल्कुल भी नहीं होती या बहुत स्लो होती हैं। तो कोलिजन की हम जो बात कर रहे थे कि वो उसकी वजह से रिएक्शन फास्ट होगी, ऐसा नहीं है। ये कुछ कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि रिएक्शन स्लो होगी या नहीं होगी। तो उसमें से जो है हम जो है मेनली लेके चलते हैं देयर आर हमने वर्ड इसका यूज करते हैं इफेक्टिव कोलिजन, कि जब आपस में कोलिजन हो रहे हैं उनमें से कितने कोलिजन आपस में रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदल रहे हैं। These are called the effective collision. Effective collision क्या हो गए? Those collisions which bring a chemical change are called
इफेक्टिव कोलिजन, कि जिनकी वजह से एक केमिकल चेंज होता है उसको हम कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन। जिनके आपस में स्ट्राइक करने से कोलिजन हो रहा है उनको हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव कोलिजन। तो अब ये जरूरी नहीं है कि वो सारे, हमने कहा कि पर सेकंड इतने कोलिजन हो रहे हैं, दैट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, लेकिन वो सारे इफेक्टिव कोलिजन नहीं है। सो ओनली दोज विच आर इफेक्टिव कोलिजन आर कॉल्ड दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ए केमिकल चेंज। अब जैसे मैं लेके चलता हूं, एक हैमर है मेरे पास, जो हथौड़ा है मेरे पास, जो है हथौड़े में देखते हो आप ऐसे जो है उसका एक बीच में डंडी लगी है तो ऐसे होता है। तो अगर मैं हथौड़े को ऐसे मार रहा हूं दीवार के ऊपर तो शायद इतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना मैं ऐसे लंबाई में मारूंगा उसको। तो इसलिए एक इफेक्टिव कोलिजन होना जरूरी है। तो उसमें मेनली क्या क्या फैक्टर्स हैं? फर्स्ट वी टेक, देयर आर टू बैरियर्स। फर्स्ट वी टेक एनर्जी बैरियर। कि दो फैक्टर्स हैं जो एक रिएक्शन को इफेक्टिव बनाते हैं। फर्स्ट वी टेक एनर्जी बैरियर, a collision should be effective only when it has sufficient amount of energy to cross a, कि उनके बीच में, जब जैसे मैंने आपको एक हैमर का एग्जांपल दिया, अगर मैं उसको इस तरह से मार रहा हूं तो उतना इफेक्ट नहीं आएगा जितना मैं ऐसे करके मारूंगा उसका इफेक्ट आएगा जो है। तो वो एक पर्टिकुलर एनर्जी बैरियर को जब क्रॉस करेगा तभी वो इफेक्ट जो होगा। तो अगर मैं एक हैमर लेके ऐसे आराम से मारता रहता हूं दीवार के ऊपर, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं जोर से लेके हैमर को दीवार पर मारता हूं तो हो सकता है 2 ईंट बाहर निकल जाएंगे। तो वो एक पर्टिकुलर बैरियर ऑफ एनर्जी है। तो इसी तरह से रिएक्शंस के बीच में एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है जो एक रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए होता है हमें। दैट इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड एनर्जी। सो दैट मिनिमम अमाउंट of energy is called threshold energy। उसको हम जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। तो सबसे पहले एनर्जी का बैरियर है इसके अंदर जो है, जब ये थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस कर जाएगा देन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, उससे पहले नहीं हो पाएगा। मान लो किसी एक रिएक्शन के लिए जो है 10 किलो जूल एनर्जी चाहिए हमें, अगर 9.99 भी होगी तो प्रोडक्ट में चेंज नहीं होगा। अगर वो 10.1 हो जाएगी या 10 हो जाएगी तो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। सो दैट 10 किलो जूल इज द एनर्जी बैरियर, दैट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए रिएक्शन और चेंज ए रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। सो दैट 10 किलो जूल इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड एनर्जी। सो दैट इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड एनर्जी। सेकंड इज ओरिएंटेशन बैरियर। जैसे अब मैंने आपको हैमर वाला फिर मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं, अगर मैं एक प्रॉपर डायरेक्शन से प्रॉपर वे में उसको हैमर को यूज कर रहा हूं मैं, तो वो असली काम करेगा। अगर मैं दूसरे वे में यूज कर रहा हूं तो काम नहीं करेगा। तो यानी एक डायरेक्शन है, उसकी एक ओरिएंटेशन है, उसी तरह से अगर मैं उसको यूज कर रहा हूं तो इफेक्टिव होगा, अदरवाइज वो इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। सो द reacting species have proper orientation only then a reaction
टेकिंग प्लेस, कि तभी होगी जब उसके अंदर एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी। तो इसमें एक रिएक्शन लेके चल रहा हूं, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस NO2, दैट गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस NO। इसमें तो अगर इसमें कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे के सामने आएंगे, इट इज कॉल्ड ए प्रॉपर ओरिएंटेशन। यानी कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे के ऐसे सामने होंगे, तब हम इसको प्रॉपर ओरिएंटेशन मान के चलते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है? नो प्रॉपर ओरिएंटेशन। इस केस में क्या होगा, कार्बन और नाइट्रोजन एक दूसरे के सामने है, इसको कहते हैं नो प्रॉपर ओरिएंटेशन। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है? ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो तीन पॉसिबिलिटियां, 1 2 and 3, it is also no proper तो एक ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है जब कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे के सामने आपस में आके स्ट्राइक करते हैं, जो है ओनली देन ए प्रॉपर ओरिएंटेशन इज देयर। सो इट इज कॉल्ड द ओरिएंटेशन बैरियर, कि एक प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी तभी एक प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी, अदरवाइज प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगी। इसमें एक सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं मैं। व्हेन मिथाइल अल्कोहल मिथाइल आयोडाइड is treated with potassium hydroxide, we get मिथाइल अल्कोहल प्लस PI। एक ये रिएक्शन है। तो इसमें ये रिएक्शन लिखी है मैंने, मिथाइल आयोडाइड को मैंने ओपन स्ट्रक्चर में लिखा, इसको OH नेगेटिव आयन के साथ इसकी रिएक्शन की मैंने। तो इस केस में नो प्रोडक्ट, बट अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं कि अगर इसके अंदर जो है OH नेगेटिव आयन बैक साइड से आगे अटैक करेगा, देन आयोडीन विल लीव दिस ग्रुप, आयोडाइड आयन विल लीव दिस ग्रुप। तो इट मींस यहां पे ये जो आयोडीन और OH नेगेटिव आयन थे एक दूसरे के सामने थे, तो वहां एक प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं थी। लेकिन इसके अंदर जब OH नेगेटिव आयन इस कार्बन के ऊपर आगे अटैक करता है, तो आयोडाइड आयन यहां से लीव कर जाता है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाती है इसके अंदर जो है, दैट इज ए प्रॉपर ओरिएंटेशन। इसमें क्या होगा, यहां पे OH प्लस आयोडाइड आयन। तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन बैरियर चाहिए हमें, तभी पॉसिबल है, अदरवाइज ये रिएक्शन यानी कोलिजन पॉसिबल नहीं होते इसके अंदर। देन टेम्परेचर
डिपेंडेंस, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ ए रेट ऑफ रिएक्शन, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है किसी रिएक्शन के ऊपर। तो इसमें फॉर एवरी 10 डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर will double the rate of reaction। कि अगर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, अगर 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो 10 डिग्री के ऊपर जो है रेट डबल हो जाता है। कि मान लो मैंने एक जो है ग्राफ लिया, इसके अंदर जो है अगर एक रिएक्शन मान लो ये थी, ये T1 टेम्परेचर के ऊपर थी, तो ये एक ये एनर्जी बैरियर मान लेते हैं, इससे ऊपर जो रिएक्शन होती है। अगर टेम्परेचर T2 कर देते हैं तो ये लगभग इतना और ऐड हो जाएगा इसके अंदर, ये T2 मान लेते हैं। कि मान लो ये 300 डिग्री था, ये 310 ले लिया मैंने, तो 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ कि पहले इतने मेरे पास जो है प्रोडक्ट फॉर्मेशन थी, अब मेरे पास ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी, जस्ट एक डबल अमाउंट हो गया। तो यही कहा मैंने कि 10 डिग्री राइज के ऊपर जो है डबल रेट ऑफ रिएक्शन हो जाता है। तो ये इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है इसके ऊपर जो है। देन वी टेक concept of activation energy। कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, जैसे अभी मैंने कहा कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है। सो द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, द extra amount of energy required by reactants to change into products is called एक्टिवेशन एनर्जी। तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट हमें देना पड़ेगा, तो इसमें मेनली क्या था, जैसे अभी मैंने आपको कहा था थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या था कि मान लो एक ग्राफ लेके चल रहे हैं हम, जो है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, इधर लेके चले हम लोग एनर्जी। तो रिएक्टेंट मान लो, रिएक्टेंट की एनर्जी ये है मान लो, और प्रोडक्ट की एनर्जी ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए ये एनर्जी, इतनी एनर्जी तो रिएक्टेंट्स की पहले है, दैट इज एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इसमें ये जो एनर्जी हमने एक्स्ट्रा एनर्जी दी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में यानी कि रिएक्टेंट्स को हम इतनी एनर्जी और देंगे, तभी मैंने अभी कहा था बैरियर, एक कहा था मैंने एनर्जी बैरियर की, जब उसको क्रॉस कर जाएगा वो, तभी वो प्रोडक्ट में बदलेगा। तो रिएक्टेंट्स को एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया, ठीक है। तो इसको हम यहां पे जो है
इस बैरियर को जब क्रॉस करेगा तो प्रोडक्ट में बदलेगा यहां पे। तो ये जो एनर्जी बैरियर है, तो इसमें इसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और ये सारी क्या थी, दैट इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी। माइनस तो ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या हुई, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस रिएक्टेंट्स की एनर्जी। तो अब इसमें जो है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हुए, और ये जो पॉइंट मेनली कहते हैं, इसको कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। कि जहां पे ये एक्टिवेशन एनर्जी का पीक है वहां पे एक कॉम्प्लेक्स बनता है, उसको हम कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। तो इसमें एक रिएक्शन की फॉर्म में हम कैसे लेके चलेंगे इसको, मान लो रिएक्टेंट्स है, उसको हमने एनर्जी दी, तो वो एनर्जी कौन सी है, एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहां पे बीच में बनेगा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। फिर ये प्रोडक्ट में चेंज होगा। तो ये रिएक्शन लेके चल रहे हैं हम जो है H2 प्लस I2 gives you 2HI। तो इसको कैसे मान के चलेंगे हम, HHI। तो H2 क्या है, HH एंड I2। तो इनके बीच में पहले एक कॉम्प्लेक्स बनता है, ये बॉन्ड जो है तो इसके अंदर जो रिएक्शन सपोज करके चल रहे हैं कि ये H को हम ऐसे मान के चल रहे हैं, I को ऐसे मान के चल रहे हैं, तो इसमें जो है HH का बॉन्ड ब्रेक होता है, HI का बॉन्ड फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो यहां पे ये वाला बॉन्ड वीक हो जाता है, ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना शुरू होता है। तो यहां बीच में एक जो कॉम्प्लेक्स बन गया, दैट इज कॉल्ड एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स, और फिर हमारे पास जो है ब्रेक होकर 2HI में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट था एक्टिवेशन एनर्जी का जो है। उसके बाद अर्हेनियस इक्वेशन फॉर एक्टिवेशन एनर्जी। अर्हेनियस इक्वेशन फॉर एक्टिवेशन एनर्जी। तो इस कॉन्सेप्ट को जो है जो अर्हेनियस ने एक्सप्लेन किया था, एंड ए गिवन रिलेशनशिप इज इक्वल
दैट इज k इज इक्वल टू e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, और प्रोपोर्शनल था ये, और k इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये अरेनियस ने इक्वेशन दिया था। इस प्रोपोर्शनल को रिमूव करने के लिए हमने कांस्टेंट अप्लाई किया ए इज कॉल्ड द अरेनियस कांस्टेंट। ए इज ये हमने रेशियो इसके अंदर जो है गिवन है, इट इज द अरेनियस कांस्टेंट एंड इट इज आल्सो नोन एज फ्रीक्वेंसी फैक्टर। इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कहते हैं हम जो है। तो इसमें ई ए इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी, E is active energy, R is gas constant, and T is the absolute temperature. तो ये इसमें जो फैक्टर्स हैं, तो इनके अंदर जो है ए अरेनियस कांस्टेंट, जिसको फ्रीक्वेंसी वेक्टर भी कहते हैं, ई इज एक्टिवेशन एनर्जी, आर इज द गैस कांस्टेंट, टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नाउ इसके अंदर जो है अगर हम इसको ग्राफ लेके चलते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग पहले हम जो है एल एन ए ई और ई ए अपॉन आर, और एल एन ए प्लस एल एन ई माइनस ई ए अपॉन आर टी। ए इंटू बी, लॉग ए इंटू बी होता है लॉग ए प्लस लॉग बी। तो यहां पे एल एन, जैसे मैंने पहले ही आपको बता चुका हूं, इसका बेस मैं ई लेके चल रहा हूं, तो इसको आगे हम जो है, और एल एन ए ये माइनस ई ए अपॉन आर टी एल एन ई। अब ये लॉग भी बेस ई है और यहां पे भी ई है, तो जब ये दोनों सेम हो तो यहां पे इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, इट बिकम इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो एल एन के क्या हो गया। तो अब इसको जो है, जो हमारा नॉर्मल लॉग है, जो हमारे पास टेबल्स दी हुई होती है, उसमें कन्वर्ट करना है इसको। तो क्या हो जाएगा, इसके अंदर जो है 2.303 लॉग के बराबर 2.303 लॉग ए माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो इसमें से अगर मैं 2.330 इसमें से कॉमन लेता हूं तो क्या आ जाएगा, लॉग के बराबर लॉग ए माइनस 1/2.03 ई ए अपॉन आर टी। और log k is equal to minus EA upon 2.303 RT plus
log A। तो ये रिलेशन आ गया। इनके बीच में ये जो एक जो है हमारे पास जो इक्वेशन है, इसमें जो स्लोप जो हम मान के चलते हैं दैट इज माइनस EA/2.303 R, दैट इज द स्लोप। क्योंकि इसके बीच में जो है अगर हम एक इक्वेशन मान लो y = mx+c, तो m क्या है? m एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन स्लोप होता है। तो 1/t को हमने x माना, log k को y माना और इसको c माना हमने जो है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, इसमें जो है इस टाइप की इक्वेशन ये आता है ग्राफिकल रिलेशन। तो इसमें ग्राफ अगर हम प्लॉट करेंगे दैट इज बिटवीन 1/t एंड log a। तो ये इस टाइप का ग्राफ आएगा इसके अंदर जो है, इसमें log a और 1/t में एक ग्राफिकल रिलेशन करेंगे तो इसके अंदर जो है स्लोप आता है -EA/2.303 R। तो अगर हमारे पास जो है, तो ये जो है इसका जो है अरेनियस इक्वेशन का जो है एक्सप्रेशन है। अगर मेरे पास दो डिफरेंट रिएक्शंस के जो है रेट कांस्टेंट हों, if K1 and K2 are the values of two different reaction at T1 and T2, यानी कि दो अलग अलग टेम्परेचर हों, तो उस टाइम पे जो रिएक्शन क्या होगी, ln K1 = ln A minus EA/RT1 and ln K2 = ln A minus EA/RT2। तो इनमें से अगर हम इसको जो है सब्ट्रैक्ट कर दें आपस में, तो ln K2 minus ln K1 = ये हमारे पास जो आपस में इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना आपने। तो ये आ जाएगा हमारे पास EA/RT1 minus EA/RT2 और ln K2/K1 EA/R इनमें से कॉमन ले लोगे तो ये 1/T1 minus 1/T2। तो ये एक रिलेशन हमारे पास आ गया जो है। अगर मैं इसको जो है लॉग में कन्वर्ट कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, log K2/K1, क्योंकि हम क्या करते हैं 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। उस 2.303 को मैं इधर लेके जा रहा हूं EA/2.303 R 1/T1 minus 1/T2। तो इसके बेस के ऊपर जो है हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। तो ये अरेनियस इक्वेशन आ जाती है। तो एक्टिव एनर्जी के लिए जो है, तो ये हमारा जो है पूरा जो है कॉन्सेप्ट था इसके अंदर जो है। तो इसके साथ ही केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर हमारा फिनिश होता है जो है। तो इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को जो है व्हाट्सएप कर सकते हो जो है, और जो है उनको हम नेक्स्ट उसके अंदर जो है हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर था। और थैंक्स फॉर टुडे। एंड इसको जो है सभी ने कॉपी पेन में लेके इसको नोट करना है अच्छी तरह से और अपने नोट्स बनाने हैं। थैंक यू।